लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज, जो आपका 3rd चैप्टर है वो आज देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक देखा था? होल्डिंग कंपनी देखा था। बहुत सारे वीडियोस मैंने वो होल्डिंग कंपनी के ऊपर बनाए हैं, आप अच्छी तरह से देख लो। एग्जाम में आप होल्डिंग कंपनी अच्छी तरह से सॉल्व कर सकते हो। ओके, अभी इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज। आपको ऐसे प्रॉब्लम आएगा, ये बैलेंस शीट है, उसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट दी है, लेकिन जैसे होल्डिंग कंपनी के लिए कुछ फॉर्मेट फिक्स था, वैसे ही लिक्विडेशन के लिए फॉर्मेट फिक्स है, सिर्फ हमें वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, पहले तो हम प्रॉब्लम देखेंगे। बैड लक लिमिटेड बीकानेर वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन एज ऑन 31 मार्च 2020। देखो, उनकी कंपनी लिक्विडेशन हुई है, मतलब वाइंडिंग अप हुआ है। ठीक है, तो अभी उनका अगर वाइंडिंग अप हुआ है तो वो कैसे उनके लायबिलिटीज पेड करेंगे और उसका सीक्वेंस कैसे होगा, वो हमें इस प्रॉब्लम में देखना है। लायबिलिटी साइड, एसेट साइड। लायबिलिटीज में है शेयर कैपिटल 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड, 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ₹7 पेड अप, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम अगेंस्ट प्लीज ऑफ स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। देखो, उन्होंने लोन लिया है और लोन के लिए क्या सिक्योरिटी दी है? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हमें लायबिलिटी साइड पूरी यूजफुल है, ठीक है ना। प्रॉब्लम के लिए हम इसका पूरा कैलकुलेशन करने वाले हैं, पोस्टिंग करेंगे, लेकिन एसेट साइड में सिर्फ हमें कैश इन हैंड चाहिए। ओके, कैश इन हैंड, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, अदर एसेट्स, प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ये बाकी के एसेट हमारे लिए यूजफुल नहीं है, सिर्फ हमें कैश इन हैंड पे फोकस करना है। ओके, नेक्स्ट, द एसेट्स रियलाइज आर एज फॉलोज। देखो, अभी कंपनी वाइंडिंग अप करनी है, तो एसेट्स रियलाइज मतलब उन्होंने किस तरीके से एसेट्स सोल्ड आउट किए हैं और वो उनको क्या अमाउंट आई है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रियलाइज बाय बैंक ₹30,000। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल जब उन्होंने सोल्ड किया तब उनको कितने रुपीज़ मिले? 30,000। लेकिन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक के लिए हमने क्या रखा है? उसको सिक्योरिटी रखी है, ठीक है ना। हमने क्या किया? बैंक से लोन लिया और वहाँ पे उनको बोला कि ठीक है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपके पास रहने दो और हमें लोन चाहिए। तो उनके पास सिक्योरिटी क्या है? हमारी रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी। जब भी हम रॉ मटेरियल सोल्ड आउट करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? बैंक लोन रीपेड करना होगा। ओके, उसके बाद है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 80,000, अदर एसेट्स 20,000। द लिक्विडेटर इज इंटाइटल्ड टू अ फिक्स्ड रेम्यूनरेशन ऑफ ₹1,000। जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर पर्सन होता है। लिक्विडेटर मतलब क्या होता है? अगर हमें हमारी कंपनी वाइंडिंग अप करनी है तो कोई तो चाहिए ना वाइंडिंग अप करने के लिए, तो हम लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, फिर वो सब एसेट्स सोल्ड आउट करता है और स्टेप बाय स्टेप सब लायबिलिटीज का पेमेंट करता है। ओके, वो लिक्विडेटर है। तो उसका लिक्विडेटर का फिक्स्ड रेम्यूनरेशन कितना दिया हमने? ₹1,000 प्लस 3% ऑफ द एसेट्स रियलाइज बाय हिम ओनली। और जो भी एसेट्स वो रियलाइज करेगा उसके ऊपर हमें कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 3% कैलकुलेट करना है। द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ₹11,000। अभी देखो, अभी हम ये लिक्विडेशन कर रहे हैं, वाइंडिंग अप कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ तो एक्सपेंसेस होगा। वो एक्सपेंसेस हमारा कितना हुआ है? 11,000। प्रेफरेंस शेयर्स आर प्रेफरेंशियल एज रिगार्ड्स कैपिटल रीपेमेंट। प्रेफरेंस शेयर्स ये प्रेफरेंशियल है, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस उनको देना है। अभी हम पूरा फॉर्मेट देखेंगे तब मैं और अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करूंगी। शो द लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। ठीक है, अभी हम लिक्विडेशन का फॉर्मेट कैसे होता है वो देखेंगे। ये मैंने फॉर्मेट बना के लिया है। देखो, ऊपर आपको डालना है लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ बैड लक लिमिटेड बीकानेर, एंडिंग क्या है? 31 मार्च 2020। डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड, यहाँ पे लिखना है आपको टू कैश इन हैंड
उसके बाद क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, लेकिन पेमेंट हमें इस सीक्वेंस से करना है, ठीक है ना। तो पहले क्या कर लो, आप ये फॉर्मेट बना लो। पहले क्या लिखना है आपको, लीगल चार्जेस। लीगल चार्जेस के बाद आपको कुछ भी लाइन लीव नहीं करनी है। लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, इसके लिए आपको 4 to 5 लाइन्स सफिशिएंट है, यहाँ पे 4 to 5 लाइन्स लीव कर दो। उसके बाद लिखना है आपको कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इसके लिए हमें लाइन नहीं चाहिए। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, इसके लिए आप 3 to 4 लाइन्स लीव कर दो। उसके बाद है डिबेंचर होल्डर्स, यहाँ पे भी आप 3 to 4 लाइन्स लीव कर दो। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 3 to 4 लाइन्स लीव। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यहाँ पे भी आप 3 to 4 लाइन्स लीव कर सकते हो। और लास्ट में है इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। तो हमें इस तरीके से क्या करना है, पूरा फॉर्मेट बना के लेना है आपको। क्या करना है, डेबिट साइड में कैश इन हैंड लिखना है। क्रेडिट साइड में पहले क्या आया, यहाँ पे कैश इन हैंड, क्रेडिट साइड में लीगल चार्जेस, उसके बाद लिक्विडेटर्स रेम्युनरेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके बाद है डिबेंचर होल्डर्स, उसके बाद है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। हमने फॉर्मेट रेडी किया है, अभी हमें पोस्टिंग करना है। देखो कैसे पोस्टिंग होगा। एडजस्टमेंट से हमें प्रॉब्लम स्टार्ट करना है। देखो यहाँ पे क्या दिया है उन्होंने, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रियलाइज बाय ₹30,000, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ₹80,000 और एंड अदर एसेट्स ₹20,000। मतलब ये 3 एसेट्स रियलाइज हुई है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और अदर एसेट्स। लेकिन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल हमने क्या किया था, यहाँ पे 30,000 है और यहाँ पे हमने सिक्योरिटी रखी थी, तो इसका वर्किंग बाद में लिखेंगे। फिलहाल तो हम क्या करेंगे, फिनिश गुड्स और अदर एसेट्स, ये क्या है, हमारी एसेट्स रियलाइज है। कैश इन हैंड के बाद आपको यहाँ पे लिखना है टू एसेट्स रियलाइज, फॉर्मेट में ये भी है एसेट्स रियलाइज, ठीक है, उसको अंडरलाइन करो। अभी जो जो एसेट्स रियलाइज हुए वो हम नीचे लिखेंगे, लेकिन जो एसेट सिक्योरिटी रखी है वो एसेट इसमें नहीं आएगी। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रियलाइज बाय ₹30,000, ये तो सिक्योरिटी रखी थी, तो हम ये यहाँ पे नहीं लिखेंगे। उसके बाद है स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, लिखो यहाँ पे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, कितनी अमाउंट है, 80,000, इनर कॉलम में लिखो 80,000। उसके बाद अदर एसेट्स ₹20,000, लिखो यहाँ पे अदर एसेट्स 20,000, कितनी टोटल हो गई, 1 लाख, ठीक है। अभी स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 था, तो कहाँ पे सिक्योरिटी रखी थी उन्होंने, किसके लिए सिक्योरिटी रखी थी, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30,000 है, सिक्योरिटी किसके लिए रखी थी, सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक ₹38,000, मतलब लोन के लिए सिक्योरिटी रखी है। लोन हमें रीपेड करना है 38,000, लेकिन हमें स्टॉक से कितने अमाउंट रियलाइज हुए, 30,000, तो 38,000 माइनस 30,000 मतलब 8,000 और भी बैलेंस है, तो उसका हमें पेमेंट करना पड़ेगा, है कि नहीं। कैसे करेंगे फिर, चलो हम वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट बनाओ, आपके पास सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक कितनी अमाउंट है, 38,000। लोन का हमें कितना पेमेंट करना है, 38,000। लेकिन एसेट रियलाइज लेस स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल से हमें कितनी अमाउंट मिली है, 30,000, मतलब 8,000 अभी तक बैलेंस है कि नहीं, 8,000 हमारा क्या है, बैलेंस है, तो इसका तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा ना, इसका हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे। अभी पेमेंट करेंगे, लेकिन कहाँ पे लिखेंगे फिर उसको, पेमेंट तो करना पड़ेगा, तो हमें उसको लिखना है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। कहाँ लिखना है आपको, ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में लिखना है, 8,000 रुपीज़, ओके ओके। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम लोन
फ्रॉम बैंक, कितनी अमाउंट आई 8,000। ओके, उसके बाद उन्होंने दिया है द लिक्विडेटर इज इंटाइटल टू फिक्स रेम्यूनरेशन ₹1,000। लिक्विडेटर को हमें एक फिक्स रेम्यूनरेशन देना है, कितना देना है 1,000 रुपीज प्लस 3% ऑन एसेट्स रियलाइज बाय हिम ओनली। और 3% देने किसके ऊपर निकालेंगे, जो भी उसने एसेट्स रियलाइज किए उसके ऊपर हमें 3% कैलकुलेट करना है। पहले हम जाएंगे लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, यहाँ पे लिखो फिक्स तो उसको 1,000 रुपीज देना है और 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, ठीक है ना। 3% किसके ऊपर निकालेंगे हम, एसेट रियलाइज के ऊपर। अभी देखो उसने कितने एसेट्स रियलाइज किए हैं, उसने कि ये 1 लाख के एसेट रियलाइज किए हैं 80 और 20, लेकिन और एक एसेट रियलाइज की है स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसकी हमने वर्किंग नोट अभी बनाई थी, तो उसके ऊपर भी हमें क्या करना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो वर्किंग नोट बनाएंगे। 3% ऑन एसेट्स रियलाइज। देखो कौन से एसेट उसने रियलाइज की है, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये हमने यूज किया था किसके लिए, इसके लिए, देखो ये लोन के लिए यूज किया था। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल की अमाउंट है 30,000। उसके बाद एडजस्टमेंट में देखना है आपको, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स से हमें मिले हैं 80,000। उसके बाद अदर एसेट्स से कितनी अमाउंट मिली है 20,000। टोटल करो इसकी, कितनी टोटल होगी, ओके। लेकिन यहाँ पे ये क्या रखा था, उन्होंने मॉर्गेज रखा था। अच्छा, ये रियलाइज किसने किया है, बैंक ने किया है। देखो वहां पे दिया है उन्होंने कि स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल रियलाइज बाय बैंक, बैंक ने अगर ये रियलाइज किया है तो ये कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। अभी इन दोनों की टोटल करो, 80 + 20 क्या टोटल हो गई 1 लाख। 1 लाख के ऊपर निकालो 3%, कितनी अमाउंट आएगी 3,000। कितनी अमाउंट आ गई 3,000। ये आपका हो गया लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन। लिखो 3% ऑन एसेट्स रियलाइज, यहाँ पे आपको लिखना है 3 लाख, यहाँ पे लिखो 1 लाख इंटू 3%, ठीक है ना। ओके, उसके बाद प्रॉब्लम में दिया है द एक्सपेंसेस ऑफ लिक्विडेशन ₹11,000। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस क्या है 11,000। फॉर्मेट में आपको देखना है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कहाँ है, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन, इसका मतलब क्या होता है लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। कितनी अमाउंट दी उन्होंने 11,000, लिख लो यहाँ पे 11,000। कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन मतलब लिक्विडेशन एक्सपेंसेस कितना दिया है 11,000, ठीक है। जो एडजस्टमेंट है वो कंप्लीट हो गई। अभी हम बैलेंस शीट चेक करेंगे। ओके, देखो अभी बैलेंस शीट में 15,000 प्रेफरेंस शेयर से 1,50,000 ये लास्ट में लिखेंगे बाद में। 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच और ₹7 पेड अप है, मतलब 10 रुपीज़ आने वाले थे, लेकिन कितनी अमाउंट आई है हमें 3 रुपीज़। तो कितनी अमाउंट और पेंडिंग है ₹7 आए, तो कितने पेंडिंग है, कितना आउटस्टैंडिंग है 3 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग है, ठीक है ना। इसका हम वर्किंग करेंगे, हमें अमाउंट मिलने वाली है, अमाउंट आएगी, इसलिए डेबिट में आपको लिखना है टू कॉल्स फ्रॉम कंट्रीब्यूटर्स। कितनी अमाउंट है वहां पे 3 रुपीज़ है कि नहीं। किससे मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, लेकिन हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए हैं, देखो 20,000 नंबर ऑफ क्या है ये शेयर्स है, तो हमें कितनी अमाउंट मिलेगी यहाँ पे 60,000, ठीक है। 60,000 और आ गए हमारे पास। उसके बाद उन्होंने दिया है
सिक्योर्ड लोन फ्रॉम बैंक 38,000, इसका वर्किंग ऑलरेडी हमने किया है। उसके बाद उन्होंने दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। हमारे फॉर्मेट में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के आगे हम लिख देंगे 1,200 और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के आगे लिख देंगे 1,01,800। फॉर्मेट में हमें देखना है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। देखो यहाँ पे है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, उसके नीचे लिखो चाहिए तो फिर से, या उसके आगे भी आप लिख सकते हो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1,200। मैंने ये लाइंस इसलिए लीव की है क्योंकि देखो हर एक प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही आइटम नहीं होता है, कभी कभी यहाँ पे 2-3 आइटम्स भी आते हैं, इसलिए आपको क्या करना है, एग्जाम में भी ऐसे लाइंस लीव कर देनी है, फिर आप यहाँ पे अच्छी तरह से पोस्टिंग कर सकते हो। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद उन्होंने दिया था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ग्रुप में जाएंगे, फिर से यहाँ पे लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, क्योंकि देखो बैंक लोन आया था ना। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की अमाउंट है 1,01,800, ठीक है। इसकी टोटल आउटर में आएगी 1,09,800, 1,09,800, ठीक है, ओके। और क्या था, बस कंप्लीट। अभी बैलेंस शीट के एसेट साइड देखेंगे। अभी बैलेंस देखो, हमने पहले क्या किया, पहले हमने तो एडजस्टमेंट की, उसके बाद हमने क्या किया, लायबिलिटी साइड कंप्लीट की, उसके बाद हम अभी क्या करने वाले हैं, एसेट साइड। लेकिन एसेट साइड में सिर्फ हमें कैश इन हैंड चाहिए, ठीक है, बाकी आइटम्स का हम कुछ भी पोस्टिंग नहीं करेंगे, ओके। कैश इन हैंड हमारे पास है 10,000, लिख लो यहाँ पे 10,000। चलो अभी हम क्लोज करेंगे। 10,000, 1 लाख और 60, इसकी टोटल 1,70,000। अभी देखो क्रेडिट साइड में क्या क्या अमाउंट है, यहाँ पे तो कुछ अमाउंट नहीं थी। फिक्स्ड के 1,000 और 3,000, टोटल रेम्यूनरेशन हो गया आपका 4,000, उसके बाद 11,000, 1,200, उसके बाद है 1,09,800, इसकी टोटल करो और वो 170 से माइनस करो। देखो आपको हमेशा क्या याद रखना, लास्ट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे हम अमाउंट जो प्रॉब्लम में दी है वो नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि देखो लिक्विडेटर क्या कर रहा है ना, ये सबका पेमेंट कर रहा है और बाद में इनके लिए अमाउंट ही नहीं है बैलेंस अमाउंट, ठीक है ना। तो जितनी बैलेंस अमाउंट है सफिशिएंट अमाउंट नहीं, तो जो बैलेंसिंग फिगर है वो प्रेफरेंशियल कैपिटल के आगे लिखने वाले हैं। हमेशा प्रेफरेंशियल कैपिटल के आगे ही बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या, नहीं। एक्चुअली ये फर्स्ट प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे प्रेफरेंशियल कैपिटल के आगे ये अमाउंट आ रही है, लेकिन इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे आएगी। क्यों, क्योंकि देखो 170 है, 170 से ये सब अमाउंट हम माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ 44,000 बैलेंसिंग फिगर है, तो हम सिर्फ इनको कितना पेमेंट कर सकते हैं, 44,000 रुपीज़ पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंशियल कैपिटल हमें कितना देना है, 1,50,000। अगर ये भी कंप्लीट होता तो बैलेंसिंग फिगर हम कहाँ पे लिखते, इक्विटी शेयर कैपिटल में लिखते, ठीक है। तो आज के प्रॉब्लम में बैलेंसिंग फिगर आपकी क्या है, 44,000, ओके।